गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 27 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। एंड द फर्स्ट आर्टिकल जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है हमारा जीएस पेपर 3 में एंड जीएस पेपर 1 के अंदर, क्योंकि क्या बातें कर रही हैं, बातें हो रही हैं हमारी सोसाइटी की और हमारे हेरिटेज की जो वैल्यू की चीज़ें हैं उनकी। तो कल्चर में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ कैसे पैक्ट करी और कैसे हमारे जो एंटीक्स हैं, जो हमारी एंटिक्विटीज़ हैं, वो हमारे पास वापस आई हैं। तो देखिए क्या हुआ है, इंडिया और यूएसए ने दोनों ने मिलकर एक पैक्ट पे काम किया जा रहा है, अग्रीमेंट किया जा रहा है, जो कि पहले ईयू के साथ यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ था, यूके के साथ भी हुआ था, जिसमें जो भी सामान इंडिया के मंदिरों से, हेरिटेज साइट से जिनको भी चुरा कर वहाँ पे भेजा गया है, उनके म्यूजियम्स के अंदर वो रखे हुए हैं, उनको यूएसए अब वापस देगा इंडिया को। और इंडिया के पास अगर यूएसए की कोई ऐसी चीज़ है तो ऑफ कोर्स इंडिया को भी वापस देना पड़ेगा, बिकॉज बायलैटरल राइट, दोनों जगह से आपका काम होना चाहिए। ऐसे तो नहीं कर सकते कि हमें मैं वापस दे दो। सो ये एक अग्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो लार्जेस्ट, जितनी भी हमारी आज तक एंटीक्स जो वापस आई हैं, एंटिक्विटीज़ जो वापस आई हैं, वो लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जहां यूएसए से ही वापस आई है। 2014 के बाद से हम लगातार इसको बहुत ज़्यादा हाई देख रहे हैं कि कैसे जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे को उनकी एंटीक्स को वापस दे रहे हैं, उनके जो हेरिटेजल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू जो रखती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं उनकी, उनको वापस दिया जा रहा है। तो ये एक पैक्ट ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि ठीक है, ऐसी अभी भी बातें चल रही हैं। सेकेंड हम बात करते हैं टॉक्स ऑन पीस डील वैली इंसर्जेंट ग्रुप। कौन बात करें, यहाँ पर जो हमारे बेसिकली मणिपुर की गवर्नमेंट है और मणिपुर के जो सीएम है बीरेन सिंह, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम लोग टॉक करेंगे, जो कुकी और नागा की आपको दिखाई दी थी इतनी बुरी तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, तो ये जो ट्राइबल्स ग्रुप्स हैं अब इनके अंदर पीस की बातें की जा रही हैं कि बहुत शांति से ये काम किया जाना चाहिए, राइट, क्योंकि पीस के साथ ही अच्छी चीज़ें हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल डे जो हमारा कल था, संविधान दिवस जो कल था, उसके उपलक्ष्य में इन्होंने ये बातें की कि हम लोग बातें करेंगे, शांति से जो मुद्दा है उसको सुलझाएंगे और उसी के साथ ये भी बताएंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स थे, जिन्होंने जो सपना देखा था इस देश को एक बना के रखने का, यूनाइटेड रखने का, वो हम लोग समझते हैं और उसका हम लोग निर्माण करेंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल दिया। थर्ड आर्टिकल फर्स्ट पेज से हमारा देखने को मिलेगा कि टनल का रेस्क्यू प्लान अभी भी जारी है। अभी भी हमने देखा था कि कैसे मैनुअली डिग करने की बात चल रही है कि हम लोग मैनुअली हाथों से डिग करेंगे, खोदेंगे, खुदाई करेंगे और तब जाके उनको बाहर निकालेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो हमारी मशीन थी न्यू दिल्ली से उसको लेके गया था, ओगर मशीन ये थी आपकी, ये यहाँ पे डीलिंग करती करती, वर्टिकल ड्रिलिंग करती करती टूट गई थी परसों, और अभी ये लगातार काम इसी तरीके से जारी है, चल रहा है। 15 दिन हो चुके हैं। उत्तरकाशी की ये बात है, उत्तराखंड की जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है, यमुनोत्री, गंगोत्री और जो 4 धाम है वहाँ पे, उन सभी को, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे इन अलग अलग जगह पे टनल्स बनाई जा रही थी, सो दैट इनका जो टाइम स्पैन है वो कम किया जा सके। ये जो पर्टिकुलर टनल है, ये आपकी टनल थी सिल्कियारा बारकोट टनल। ठीक है, सिल्कियारा बालकोट टनल के नाम से जानने वाली थी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1 घंटे का समय यहाँ पे लेती और काफ़ी 15 किलोमीटर लंबी ये टनल होने वाली थी, जो कि अभी तक हाफ ही बनी थी, और तभी ये दुर्घटना यहाँ पे दिखाई दे रही है। 15 दिनों से 41 लोग उसके अंदर फंसे हुए हैं। और खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आइडिया स्पेस से, जो कि बात कर रहा है 26/11 के जो हमारा दुर्घटना हुई थी, एक तरीके से उसको याद कर रहे हैं कि कैसे 26/11 कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में, मेंस में। क्यों? क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सबक है। ठीक है, कि हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया। सेकंड, पहला आपका यहाँ पे इसी इंटरनल सिक्योरिटी में आपका रिलेटेबल हो जाता है टेररिज्म के साथ। ठीक है, टेररिज्म पे ऑफ कोर्स आपका ऐसे भी आ सकता है, सो दैट ऐसे का जो पेपर हमारा होता है वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से ये अपनी रेलिवेंस दिखाते हुए, चलिए अब आर्टिकल को पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। आर्टिकल बताता है, लिखा गया है वपाला बलाचरण द्वारा, जो कि खुद एक
फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे, और वो खुद एक पार्ट भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था जब यहाँ पे 26/11 के हमले के ऊपर कमेटी बिठाई गई और उनको काम दिया गया कि आप इंक्वायर कीजिए, आगे रिकमेंडेशन दीजिए कि कैसे आगे काम होना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ रही हैं जो आगे नहीं होनी चाहिए, और उनके ये खुद एक मेंबर रहे थे। ये बताते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म के अंदर जो मुंबई का 26/11 टेरर अटैक हुआ था ना, वो ऑलमोस्ट बराबर उतने ही लेवल पे हुआ था जैसा यूएस में 9/11 को हुआ था। 9/11 को क्या हुआ था यूएस में, 9/11 को यूएस के अंदर आपका एक बेसिकली एक प्लेन होता है जिसको एक बिल्डिंग के अंदर घुसा दिया गया और बहुत सारे लोगों की इस बिल्डिंग में प्लस जो प्लेन था जिसको हाईजैक किया गया था उसके अंदर जान गई। 26/11 में क्या हुआ, 26/11 में ऑलमोस्ट 10 लोग कराची से लेके मुंबई तक आते हैं। ठीक है, वाई कराची से मुंबई कैसे आएंगे, वाई मैरीटाइम, वाई ओशन, तो समुद्री रास्ते से वो लोग आते हैं। किसी के पास कोई हिंदू आईडी वगैरह थी, किसी के पास कोई आईडी नहीं थी, लेकिन वो मुंबई के अंदर घुसते हैं। मुंबई के अंदर घुस के वो 4 दिनों तक लगातार मुंबई में बने रहते हैं। लगातार बहुत सारे लोगों की वहाँ पे जान जाती है इस अटैक के अंदर, ऑलमोस्ट 1500 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे इंजरी होती है। इसके अलावा इन्होंने ताज होटल और जो चीज़ें थी वहाँ पे ये सब कुछ किया। तो इसके बहुत सारे रीज़न यहाँ पे बताए गए हैं कि ऐसा हो कैसे पाया। पहले ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुंबई पुलिस थी वो अब तक इतनी ज़्यादा यहाँ पे प्रिपेयर्ड नहीं थी। ठीक है, मुंबई पुलिस की प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे, अनप्रिपेयर्डनेस यहाँ पे फर्स्ट रीजन बन जाता है। सेकेंड ये बोलते हैं कि मेरे टाइम की सिक्योरिटी बहुत कम थी। ये ऐसे ही मैं तो आप लोगों को जस्ट बता रही हूँ कि रीजंस क्या क्या थे, सो दैट हम अपने आंसर में लिख लें। लेकिन यहाँ पे इन्होंने और भी एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बुक्स के एग्जाम्पल दिए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे आपके जो अलग अलग पेपर्स छप रहे थे, जैसे कि लॉस एंजल्स टाइम्स छपा था, तो उन्होंने कैसे मजाक बनाया था इंडिया का कि कैसे वहाँ के जो मेरन टाइम सिक्योरिटी है वो टाइम पे आ नहीं पाई, या जो आर्मी के फोर्सेस थे वो 5-5 घंटे लेट आ रहे हैं। उसके बाद जो उनके नेवी की फोर्सेस थी जिनको बुलाया गया वो उनसे भी लेट आ रहे हैं। और जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड थे, एनएसजी जो थी, वो तो अगले दिन 8:50 पे आती है। तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दी थी अनप्रिपेयर्डनेस। तो इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, थर्ड हम रीजन देखते हैं कि मुंबई पुलिस का भी यहाँ पे प्रॉब्लम था और हमारी प्रिपेयर्डनेस उतनी ज़्यादा नहीं थी, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। थर्ड ये बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो एजेंसीज थी उन्होंने मिलजुल कर काम नहीं कर पाई। बेसिकली कोऑपरेशन की प्रॉब्लम भी यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, कोऑपरेशन यहाँ पे नहीं था। फोर्थ रीजन देखा जाए तो कहते हैं कि मीडिया ने बहुत ही कहीं ना कहीं कहा जाए तो मीडिया की भूमिका काफ़ी रही, क्योंकि यहाँ पे पहली बार जो टेररिस्ट थे उन्होंने मीडिया जो भी पल पल की खबर दिखा रहा था उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, उसको देखा और देख देख कर अलग अलग जगहों पे वो खुद को बचाते रहे, पुलिस से बचाते रहे। मुंबई के ताज होटल के अंदर भी वो देख रहे थे। तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम मीडिया की तरफ से दिखाई दिया और समझ में नहीं आया कि कंट्री एकदम से इस इतने बड़े हमले को संभाले कैसे। इसी हमले से पहले आज तक कभी भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है उन्होंने इंडिया जो इल्ज़ाम लगाता था हमेशा पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान टेररिज्म को जन्म दे रहा है, तो तस्करे जो एलिटी जो है आपकी तस्करे ताइबा और उसके अलावा जो अल कायदा है, ये सब जो है इनको दिया जा रहा है साथ पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान का पूर्ण सहयोग है इनको। और ये बात इंडिया चिल्ला चिल्ला कर बोलता था, लेकिन कभी भी किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, इंक्लूडिंग यूएस। ऑल्दो इंडिया को ऐसा लगा था कि 2000 के 9/11 का जो हुआ था उसके बाद शायद यूएस से समझे इस बात को। और यूएसए ने बोला भी था 2005 के अंदर, यूएसए ने बोला था कि अब वर्ल्ड के जितने भी टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाएगा। और इसी वजह से, क्योंकि वो अफगानिस्तान से थे जहाँ पे यूएसए के ऊपर हमला किया गया था, तो यूएसए घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर और यहाँ पे इंडिया की बात नहीं ध्यान दी जाती। लेकिन हुआ क्या 2008 में, 2008 के अंदर जहाँ इंडिया के लोगों की तो डेथ होती ही है इस हमले में, लेकिन इसके साथ साथ 17 और देशों के जो नेशनल के लोग थे जो होटल्स में आए हुए थे उनकी भी यहाँ पे मौत होती है। और ऑलमोस्ट हर जो G7 की कंट्रीज़ हैं, हर G7 की कंट्री के मेंबर की यहाँ पे एक ना एक नेशन के मेंबर की यहाँ पे डेथ होती है जो कि इंडिया के अंदर प्रेजेंट थे। और उसके बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है, इंटरनेशनल सिंपैथी जो है वो आती है इंडिया के पास और फिर सभी लोग यहाँ पे मिल के काम करते हैं। क्यों यहाँ पे मजाक उड़ाया जा रहा था इंडिया का? क्योंकि FIB जो है आपकी
ठीक है। ये भी जो आपकी बेसिकली यूएस की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि वहाँ पे काम करती है, उन्होंने मिलके काम किया इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, और इन्होंने ही इस चीज़ का निकाला, पूरा का पूरा रियल टाइम इंफॉर्मेशन देते हुए इन्होंने बताया कि कैसे जो पाकिस्तान के उस समय पर बेसिकली जो आपके कह सकते हैं कि मिलिट्री विंग था, वो एक तरीके से लगातार कम्युनिकेशन कर रहा था, कम्युनिकेशन में था लश्कर ताइबा और जो आपके अल कायदा है उनके साथ, तो ये लगातार कम्युनिकेशन में था। यहाँ पे एक और पॉइंट बहुत अच्छा जानने की बात है, यहाँ पे उस समय पे जो उनके प्रधानमंत्री थे वो थे यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका और इंडिया के जो पीएम थे उनके यहाँ पे रिश्ते कहीं ना कहीं ठीक हो रहे थे। जस्ट 22 नवंबर, जस्ट 4 दिन पहले यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो वहाँ के वो जो पीएम थे उन्होंने और इंडिया के जो पीएम उस समय पे थे उन्होंने आपस में बातें की और कहीं ना कहीं एक रिश्ते, वो एक कोऑपरेशन जो है उसको ठीक लेवल पे ले जाना चाहते थे। लेकिन 4 दिन के बाद ही यहाँ पे दिखाई दिया कि बिल्कुल ये जो करना चाहते थे वो नहीं हो पाया और इंडिया को यहाँ पे इतना बड़ा अटैक झेलने को मिला। सो यही चीज़ हम रिलेट भी कर सकते हैं जो इजराइल के साथ हो रही है कि कैसे इजराइल के जो पीएम हैं और कैसे इजराइल की और सऊदी अरेबिया की यहाँ पे रिश्ते जब अच्छे होने वाले थे, वो लोग उनको एक्सेप्ट करने वाले थे, उसी समय हमास ने यहाँ पे अटैक कर दिया। सो यहाँ पे हमें ये बात समझनी होगी कि बेसिकली पॉलिटिक्स के अंदर तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे हैं कि अगर कोई इंसान पीछे की बातों के आगे बढ़ना चाहे तो उनको वो बढ़ने नहीं देंगे। जैसे हमास के कुछ लोगों ने उनकी पूरे ग्रुप को तोड़ दिया है, सऊदी अरेबिया के साथ जो एग्रीमेंट होने वाला था उसको होल्ड किया, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया ऑलमोस्ट, और इतना बड़ा भयंकर मंजर दिखाई दे रहा है अभी हमें। तो इन सारी चीज़ों से सीख लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इन्हीं चीज़ों का एग्जाम्पल जब आप अपने आंसर राइटिंग में देंगे तभी आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अरविंद पी दतार, जिनको लिखते हैं, कहते हैं द वार्निंग ऑफ बाबा साहिब। बाबा साहिब हम सब जानते हैं कौन है, BR अम्बेडकर जी की यहाँ पे बात हो रही है, और वो कह रही है कि जैसे आज हम संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसी समय हमें उनकी जो डेंजर था भक्ति इन पॉलिटिक्स, जो स्पीच दी गई थी BR अम्बेडकर द्वारा, बाबा साहिब द्वारा, तो उनको भी याद रखना चाहिए वो क्या क्या बोल के गए थे। तो क्या हुआ था, नवंबर 26 जो था उसको हम सभी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से, संविधान दिवस के नाम से। कब से ये शुरू हुआ है, 2015 से इसकी शुरुआत हुई है और तब से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1949 में इस दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन उससे पहले दिन, जस्ट उससे एक दिन पहले जो BR अम्बेडकर जी हैं उन्होंने एक स्पीच दी थी, और उन्होंने स्पीच में कुछ डेंजर्स की बात की थी कि इंडिया की आने वाले लोकतंत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो कहते हैं कि उसको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि जब स्पीच की शुरुआत होती है तो उन्होंने रिकॉल्ड किया कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, CA से अब आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मानिएगा, बेसिकली जो हमारी आज की पार्लियामेंट होती है ना, वैसे ही उस समय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी। ऐसे ही वो बैठते थे और ऐसे पार्लियामेंट की तरह बैठ के वो लोग डिस्कशन करते थे, सेशन करते थे। जस्ट उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बोला जाता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो बना रहे थे, कुछ निर्माता कर रहे थे, राइट। इसी वजह से वो ऐसी एक असेंबली थी कि एक बैठकी थी जो कुछ निर्माण कर रही है। लेकिन आज हमारी पार्लियामेंट है क्योंकि वो बन चुका है, संविधान के जो नियम कानून है, जो रूल्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, उन सभी पे वो चलते हैं, तो आज इसलिए हम उसको नहीं बोलते हैं। खैर, जो CA जो था वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1949 के अंदर मिल रही थी, उसी समय पे उन्होंने याद दिलाया कि कैसे जो पहली मीटिंग हुई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी दिसंबर 6, 1946 को। 6 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग करते हैं, और उसके बाद आज तक 1949 की 26 नवंबर तक यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 सेशंस लिए गए थे। अब सेशंस क्या होते हैं, सेशंस जैसे हमारे एक साल में पार्लियामेंट में 4 सेशन होते हैं, ठीक है, 2 से 3 महीने का। जैसे पहला जो सेशन होता है, जो स्टार्ट होता है, वो होता है आपका बजट सेशन, जो कि अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई तक चलता है। उसके बाद आपका जो सेशन शुरू होता है वो होता है मानसून सेशन, और उसके बाद लास्ट जो अभी चल रहा है विंटर सेशन, ठीक है, नवंबर दिसंबर का जो होता है। तो ये इस तरीके से हमारे बेसिकली 3 सेशंस तो अभी होते ही हैं, और यही बोला जाता है कि आपका एक सेशन के अंदर बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, ठीक है। वो मीटिंग्स 20 भी हो सकती है, यानी 20 दिनों तक आप आइए, या लगातार 60 दिनों तक आइए, या आप लोग 80-90 दिनों तक आइए, वो होती है आपकी मीटिंग्स। से एक मीटिंग हो रही है, ठीक है, और उस मीटिंग के अंदर आपकी होती है अलग से फिर से सिटिंग्स,
तो सिटिंग्स क्या होंगी कि आपकी बेसिकली देखिए पहले सेशन है, सेशन के अंदर होती है मीटिंग, एक सेशन होगा उसके अंदर 100 मीटिंग हो जाएंगी, 20 मीटिंग हो जाएंगी, 40 मीटिंग होंगी, डिपेंडिंग ऑन इट्स लेंथ और जितना उनको काम किया वो उस हिसाब से मिलेंगे। तो एक दिन जब वो मिलेंगे उसको बोला जाएगा मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर 2 होती हैं सीटिंग, ठीक है। सीटिंग क्या होता है कि सुबह सुबह क्या होगा, 9 से लेके 11 बजे तक पहली सीटिंग होती है, उसके बाद 0 आवर होता है, ये सब कुछ होता है। पहला घंटा जो होता है क्वेश्चन आवर के लिए माना जाता है, 9 से 12 होती है एक्चुअली, और फिर 12 से 1 आपका होता है लंच, ठीक है। और उसके बाद जो इवनिंग की सिटिंग होती है होता है आपके मॉर्निंग सिटिंग। उसके बाद जो इवनिंग सिटिंग होती है, आज की पार्लियामेंट की मैं बात कर रही हूँ, कुछ ऐसा ही उस समय पे भी चलता था। सो वहाँ पे होती है वो 2 से लेके आपके 5 बजे तक, ठीक है, 2 to 5 PM ये होती है आपकी सिटिंग। आई होप आप सेशन समझ पाए होंगे अच्छे से। चलिए आगे अब हम देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है। ये कहते हैं कि यहाँ पे 11 सेशन हुए थे और उन 11 सेशंस में से कम 4 सेशन ऐसे थे जिन्होंने ड्राफ्ट की कंसीडर करने पे ही बात किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग ड्राफ्ट करें, उसी चीज़ पे ये लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। B.R. अम्बेडकर की बताते हैं कि पहले जो 7 हमारे सेशन हुए थे, यानी ड्राफ्ट तो क्या है बेसिकली 4 जो आखिर के सेक्शन थे ना, उन सेक्शंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। लेकिन अब उनके जो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट क्या होता है कि कुछ चीज़ को पास करने से पहले, कुछ भेजने से पहले, कुछ मानने से पहले ड्राफ्ट बोला जाता है चीज़ को। अब वो कह रहे हैं कि ये जो ड्राफ्ट था ना, इस पे डिस्कशन होता है। अब मैं बताऊंगी आपको 7,500 से ज़्यादा अमेंडमेंट की बात की गई थी कि नहीं यहाँ पे गलत है इसको बदलो, नहीं यहाँ पे गलत है इसको बदलो, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ 2,500 अमेंडमेंट ही ऐसे थे जिनको हमने किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिनको सभी ने सर्वसम्मति करके ठीक है कर दीजिए इसको, यहाँ पे चेंज किया था। तो ये तो 4 सेशन ऐसे हुए थे। और जो पहले 7 सेशन थे, 11 सेशन टोटल हुए ना, तो 7 और 4 11, तो जो पहले 7 सेशन हुए थे ना, उन 7 सेशंस के अंदर काम हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ठीक है। और उन 7 सेशंस में ऑलमोस्ट 165 दिनों तक आपकी सीटिंग्स हुई थी, ठीक है। पहले उसमें 165 दिनों का यहाँ पे टाइम लगा था। मैं बता रही हूँ ना आपको, एक सेशन में कितने भी दिनों को कंक्लूड किया जा सकता है। और फिर जो लास्ट के 4 थे, ये आप देखिए जो लास्ट के 4 है, इनमें ऑलमोस्ट 114 दिनों तक की यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। चलिए यहाँ पे बोलते हैं कि अलग से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ये सब कुछ बातें पहले B.R. अम्बेडकर जी याद करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि एक अलग से ड्राफ्ट की कमेटी बनाई गई थी और उन्हीं कमेटी के चेयरमैन वो थे, इसलिए उनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये कमेटी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। तो इनमें वो सबसे पहले धन्यवाद करते हैं एडवाइज़र जो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के B.N. राव जी। तो ये प्रीलिम्स में पहले भी सवाल पूछा जा चुका है और आगे आने की संभावना भी है, तो इसको याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडवाइजर थे वो B.N. राव जी थे। इनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट मेकर थे, ड्राफ्टिंग जिन्होंने की थी वो थे हमारे मुखर्जी जी, ठीक है, S.N. मुखर्जी उनका नाम है। और उन्होंने यहाँ पे ये ड्राफ्टिंग की थी और इनको धन्यवाद करते हैं B.R. अम्बेडकर जी। कहते हैं कि अगर B.N. मुखर्जी नहीं होते यहाँ पे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनने में शायद और 2-4 साल लग जाते, शायद सालों का समय लगता। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल लीगल भाषा में इस ड्राफ्ट को उतारा है। हालांकि आज ये क्रिटिसिज्म भी होता है कि कहीं ना कहीं संविधान हमारा जो है वो पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीगल भाषा में काम किया गया था। और जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्ट असेंबली जो कमेटी थी उनके अंदर भी लॉयर्स थे। जैसे कि यहाँ पे खुद B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि उनको यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आया था तो सिर्फ ये सोच के आया था कि जो दलित कम्युनिटी है उनको रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कमेटी का एज अ मेंबर बनाने के बाद चेयरमैन बना दिया जाएगा, जबकि उस कमेटी के अंदर बहुत बड़े बड़े लॉयर जैसे कि अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर वहाँ के उसके मेंबर थे। फिर भी B.R. अम्बेडकर को कमेटी के मेंबर्स ने ही खुद वहाँ पे चेयरमैन चुना, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए कही जाए तो इज्जत की बात थी, वो इस चीज़ से खुश थे। लेकिन ये सब बात करते होने के बाद अम्बेडकर जी बताते हैं कि कैसे उनको कुछ कंसर्न है, आज भी कुछ इश्यूज है। वो कहते हैं कि यहाँ पे देखिए बेसिकली 2-4 प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी भविष्य में, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो होंगी उनके अलग अलग अपनी आइडियोलॉजीज होंगी, विचारधाराएं होंगी। और उन पॉलिटिकल
पार्टीज के कुछ इंटरेस्ट होंगे जो कि किसी कास्ट या क्रीड से निकल के आएंगे, जैसे पहले अभी तक आए थे। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो अपनी जाति को या अपने धर्म को या अपनी जो भी उनकी और कम्युनिटी है उनको देश से ऊपर रखते हैं या देश को अपनी उन जाति कम्युनिटीज से ऊपर रखते हैं। ये बिल्कुल सवाल किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे। फिर वो एक दूसरा कोट उन्होंने दिया, वो दिया जॉन स्टुअर्ट मिल का। G.S. मिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो काफ़ी अच्छे फिलोसोफर थे, बहुत सारे एक्चुअली पॉलिटिकल थिंकर थे ये एक। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र है, उसको किसी को भी इतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं देनी चाहिए, किसी को भी इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वो उसका एक डिक्टेटर बन जाए, कि उसको समझ में आए कि वो एक ग्रेट मैन है, उसके अंदर ट्रस्ट करके इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन को ही चेंज कर दे। और यही सेम कंसर्न था B.R. अम्बेडकर जी का। वो कहते थे कि अगर लोकतंत्र के अंदर आप किसी इंसान का, जो भक्ति कल्ट है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडियंस के लिए। इंडिया की जो विचारधारा है उसमें बहुत भक्ति जुड़ी हुई है, भक्ति से वो धर्म की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि अगर आप भक्ति धर्म में लेके आते हैं ना तो आपको साल्वेशन मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आप भक्ति पॉलिटिक्स में लेके आ गए ना, आप किसी को हीरो बना दिया, आप लोगों ने किसी को, आप लोगों ने गॉड का डेमी गॉड्स बना दिया, आपने कहा कि नहीं ये तो हमारे भगवान हैं, ये सब अगर आपने कर दिया तो फिर आपकी पॉलिटिक्स, फिर आपका लोकतंत्र, सब कुछ बहुत बड़े खतरे में है और ये मूव करेगा डिक्टेटरशिप की तरफ। क्या होती है डिक्टेटरशिप? यानी कि डिक्टेटरशिप होता है एक इकलौते इंसान का शासन, और वो अगर कहे कि रात है तो आप दिन की, सुबह की चाहिए बात क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लोग कहेंगे, जो उसकी प्रजा है वो कहेगी रात है। तो ऐसी ही कुछ ये होती है डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसमें चेंज आने की बहुत बड़ी संभावना है। और यहाँ पे अपना पॉइंट अरविंद जी जोड़ते हुए बताते हैं, हमारे जो ऑथर इस आर्टिकल के, कहते हैं कि ऐसा ही अभी देखने को मिला भी है। आप बहुत सारी स्टेट के CMs में देख सकते हैं कि उनको लोगों ने डेमी गॉड्स का यहाँ पे स्टेटस दे रखा है, उनको भगवान का रूप माना जा चुका है जीवित होते हुए। तो ऐसा दिखाई देता है। कहते हैं कि इंडियन सोसाइटी को एक तरीके से यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़ना पड़ेगा। बेसिकली देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रिटेन से हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्यों सीखनी पड़ेगी ब्रिटेन से? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर ना तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, लिखित नहीं है, उसके अलावा किसी भी चीज़ में पार्लियामेंट में जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है। उनका सुप्रीम कोर्ट अगर वहाँ पे कोई कानून बना दिया पार्लियामेंट ने तो जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रोसीजर देखेगा कि प्रोसीजर के तहत बनाया है, कानून के तहत बनाया, ठीक है, चाहे वो यही क्यों ना कह दे कि सुप्रीम कोर्ट कल से नहीं रहेगा। तो ये सब होने के बावजूद भी वहाँ की डेमोक्रेसी में, वहाँ की पॉलिटिकल अवेकनिंग काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और इसी चीज़ का यहाँ पे एग्जांपल लेते हुए B.R. अम्बेडकर भी कहते हैं कि देखिए, अब जो हमारा संविधान है, इसके बाद अगर देश में कुछ भी गलत होता है तो हम अंग्रेज़ों को यहाँ पे नहीं बोल सकते कि उनकी वजह से हुआ, हम ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। ये जो ब्लेम होगा कुछ भी गलत होने का है, ठीक होने का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से होगा। और यहीं पे वो इस स्पीच को ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं कि बेसिकली फाइनली कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट, और इसी वजह से हम लोग जानते हैं इसको, इसी वजह से लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के अंदर दिखने को मिलते हैं। यानी आधार है ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये तो होना ही चाहिए। तो लिबर्टी क्या है? आज़ादी। इक्वालिटी क्या है? समानता। और फ्रेटर्निटी क्या है? भाईचारा। ये तीनों चीज़ें कहते हैं कि ये सबसे सर्वोपरि होने चाहिए, सबसे ऊपर होने चाहिए, और इन्हीं पे जो इंडियन समाज है, जो सोसाइटी है, उसको काम करना चाहिए। भारतीय समाज को इस चीज़ पे काम करना चाहिए। समानता कब आएगी? जब आप भेदभाव करना बंद करेंगे। फ्रेटर्निटी, भाईचारा कब आएगा? जब आप भेदभाव करना बंद करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करेंगे कि तुम किसी और जाति से हो, तुम किसी और गोत्र से हो, तुम किसी और धर्म से हो। ये सारी चीज़ें जब आप मानवतावाद पे आते हुए, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों पे आते हुए, ह्यूमनिज्म पे आते हुए, जब इन सब चीज़ों से अपना मुंह मोड़ेंगे, तब ही आप एक्चुअली में आज़ादी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों की बातें कर पाएंगे। चलिए, यहीं पे आर्टिकल हमारा होता है ख़त्म। नेक्स्ट हम चलते हैं टेरर अटैक दैट लेड टू चेंज। क्या बात की जा रही है? एक तरीके से स्ट्रेटजी की यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। पहले बोलते हैं पाकिस्तान एंड द वेस्ट एंड डिवाइड्स ऑफ द स्ट्रेंथ्स। कहते हैं कि जब ये 23 का हमारा अटैक हुआ था, 26 नवंबर
26/11 जो हुआ था, उस समय पे हमें क्या किया गया था। बेसिकली ये चीज़ बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पे 3 तरीके से क्वेश्चन उठे थे, ठीक है। पहला उठा था कि पाकिस्तान एज अ परपिचुएटर, क्या होता है कि पाकिस्तान एक तरीके से प्रोपेगेंडा चला के एक तरीके से टेररिज्म को जन्म दे रहा था। और यहीं पे इंडिया की जब बातें नहीं सुनी जा रही थी, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कैसे मुंबई के अटैक के बाद यूएसए ने इंडिया की बातें सुनी और बहुत सारी और जो मल्टीनेशनल कंट्रीज थी, ठीक है, मल्टीनेशनल्स जो आपकी ग्लोबल कंट्रीज जो आती हैं, बड़ी बड़ी G7 जैसे ग्रुप, वो सब इंडिया के साथ जुड़ गए थे और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया यहाँ से ऊपर उठे, अपनी आवाज़, अपनी बातें बोल सके, जिन बातों पे उसका ध्यान नहीं दिया जाता था। इसी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने भी जो आपकी इंटरनेशनली होती है, उन्होंने भी पाकिस्तान को 2008 के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया। उन्होंने अब ग्रे लिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, अब इनको लोन नहीं दिया जाएगा या इनके ऊपर ज़्यादा बेसिकली कोई इनका कोलेट्रल बनो, कोई चाइना जैसी कंट्रीज तब इनके कांटेक्ट में ज़्यादा आती हैं और कहेंगे कि नहीं हम आपको ये ज़रूरत है, फिर भी हमें आप पे यकीन नहीं है। और इसी वजह से जो पाकिस्तान है, उनको यहाँ पे वो करना पड़ा उनकी गवर्नमेंट को कि उनको यहाँ पे पहले टेररिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे टेररिज्म के खिलाफ अपनी कंट्री के अंदर, अपने नेशन के अंदर, तब जाके उनको यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। और पिछले ही साल उनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। कारण यही है कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, उन्होंने बताया कि देखिए हमने ये स्टेप लिए हैं टेररिज्म के खिलाफ और अब हमें यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ऑलमोस्ट कितने सालों तक ये लगातार ग्रे लिस्ट में रहते हैं। और दूसरा यहाँ पे होता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। कहते हैं कि मैरीटाइम जो सिक्योरिटी थी उसको बढ़ाया गया। इवन ये यूएसए के लिए भी एक सबक बना। यूएसए ने भी ये चीज़ देखी कि उनकी जो कोस्ट लाइन है, जो वहाँ पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज़्यादा बोट्स जो आती जाती रहती हैं, ठीक है। और लश्कर तैयबा ने पहले ही उनके वो कर दिया गया था, 9/11 का हमला वहाँ पे हो चुका था, तो उन्होंने डरा और उन्होंने वहीं पे अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया। इंडिया में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इंडिया के अंदर यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड बनाए गए, जिनका काम था कि उनको ज़मीन पे और जो वहाँ के बेसिकली आपके ओशन में जो भी आ रहा है वेसल्स वगैरह, उनको देखना है। इसके अलावा मेराइन पुलिस स्टेशन भी यहाँ पे बनाए गए, ठीक है। मेराइन पुलिस स्टेशन क्या है कि पानी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे भी कुछ पुलिस स्टेशंस होंगे, वहाँ पे भी हमें प्रिपेयर रहना होगा। थर्ड यहाँ पे काम किया गया कि जो भी वेसल जिनमें भी जो 20 मीटर से ज़्यादा लंबे हैं और जिनमें लगभग 300 टन से ज़्यादा का कोई सामान है, तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम पे काम करेंगे। उनका AIS होगा, ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो उनकी आइडेंटिफिकेशन को बताएगा और इंटरनेशनल जो भी रेगुलेशंस होती है AIS के अंदर, उनको कंपलसरी करेगा इनके ऊपर। थर्ड यहाँ पे पॉइंट लिया गया इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। वो हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि कैसे पहले हमें समझ में आया कि इंटेलिजेंस की कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में अटैक के अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। अलग अलग टाइम पे वो लोग आते हैं, वो लोग नहीं रिजल्ट लेके आ पाए। इसी वजह से एक डिसीजन लिया गया कि कैसे जो IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसके अलावा मल्टी एजेंसी सेंटर है MEC, इनको अच्छे से बनाया जाएगा और इनका प्राइमरी जॉब, सबसे पहला जो काम होगा वो होगा कोऑर्डिनेट करने का, कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे यहाँ काम करती हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना होगा, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना होगा, बताना होगा कि क्यों हमें इंफॉर्मेशन ये हम यहाँ से वहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बनाई गई एक अलग से, जो कि आपकी सेंट्रल फोर्सेस थी, आर्म्स फोर्सेस थी, उन सभी का काम तो IB और MEC को दे दिया गया। और उसके अलावा भी यहाँ पे बोला गया कि जो मीटिंग्स होंगी वो डेली एक्सरसाइज की तरीके से किया जाएगा, ठीक है। एक चार्टर बना दिया गया कि इसके रहते हुए आप लोगों को इतने दिनों में ऐसे मिलना होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होंगी। मीटिंग्स के अंदर जो भी डिस्कशन हुए हैं कोई भी टॉपिक के ऊपर, उनको सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पास आपको भेजना होगा, ठीक है। और उसके बाद किया जाता है फोर्थ जो यहाँ पे स्टेप लिया गया, वो किया गया चेंजेस इन लॉ, कि जो कानून थे उनके अंदर बदलाव किया गया। कैसे? जैसे पहला कानून यहाँ पे लाया गया यूपा का जो पहले से ही था लेकिन उसके अंदर चेंजेस किए गए। उसमें टेररिज्म की जो परिभाषा थी उसको डिफाइन किया गया। पहले यहाँ पे उसकी जो डेफिनेशन थी उसको बताया नहीं गया था, जस्ट रेंडमली ऐसे ही छोड़ दिया गया था कि ठीक है टेररिज्म, लेकिन यहाँ पे पहली बार उसकी परिभाषा को लाया गया। और यूपा क्या होता है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। ये इसी के अंदर हमें अब एक और न्यूज़ भी यहाँ पे थी कि इसी के अंदर जो पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस है जिन्होंने आपके सर्वेलेंस लगा के GIT जो होता है, मतलब कि
बेसिकली जो टैग होते हैं जिससे आप किसी की लोकेशन का ध्यान रख सकते हैं, तो उनको वहाँ पे लगाया और एक जो प्रिजनर है उसको यूपा के अंदर ही छोड़ा गया। तो ये पहली बार यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए गए। इसके अलावा जो आपका NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका एक आपका एक्ट पास किया गया और पहली ऐसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन कंट्री के अंदर बनाई गई। अब फेडरल से क्या समझते हैं? जिन्होंने संविधान पढ़ा है, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी, उनको समझ में आ गया होगा कि फेडरल होता है आपका बेसिकली सेंटर और स्टेट के अंदर जो एक पावर है उनको शेयर करना। तो जो NIA है वो आपके स्टेट लेवल पे भी होती है और सेंट्रल लेवल पे भी होती है, और इसी वजह से इसको फेडरल करेक्टर का नाम दिया गया ऐसा, ताकि ये इस तरीके से काम करे। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट जो है उसको लेके आया गया जो कि था नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। ठीक है, यहाँ पे भी बातें हुई। इसके अलावा जब हम इसकी डिबेट की दूसरे तरफ जाते हैं तो कहते हैं कि बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिली हुई थी। ऐसा माना गया था कि 25 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लूज़ थे, अगर उन पे ध्यान दिया जाता। 12 से ज़्यादा क्लूज़ जो आए थे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, उन्होंने बोला था कि मैरीटाइम से हमला होने की संभावना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से इन सारी की सारी एजेंसीज में सुधार किया गया। उसके अलावा क्या किया गया? उसके अलावा जो 6th स्टेप था वो लिया गया मॉडर्नाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्सेज की। पुलिस फोर्सेज को यहाँ पे मॉडर्नाइज किया गया, उनको सिखाया गया, उनके आर्ट, उनकी जो इक्विपमेंट है, उनके जो वेपन्स हैं, उन सभी के ऊपर बात की गई। उनकी जो लोकल पुलिस है उनको ब्रेवरी के एग्जाम्पल दिए गए। कुछ पुलिस पर्सनल के जिन्होंने काम किया था उनको अलग से सेंटर ने ट्रेनिंग करवाई और ज़्यादा फंड्स जो है उनका एलोकेशन किया गया स्टेट्स के लिए। स्टेट जो पुलिस होती है कि आपके लिए और ज़्यादा होगा। और उसके बाद से खैर हम देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है अभी के टाइम के ऊपर। और यही था कि एक नई टीम की यहाँ पे बनाया गया पुलिस फोर्सेस के अंदर, जो कि थी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इन्हीं को हब्स में क्रिएट कर दिया गया। पहले जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड थे सबसे, मैं आपको बता रही हूँ कि लास्ट में ये लोग पहुँच पाए थे, लेकिन अब इनको हर जगह हब्स के अंदर डाल दिया गया। और वो अब आप अपने शहरों में मेट्रोज के ये सभी चीज़ों पर देख भी सकते हैं कि कैसे यहाँ पे ये लोग होते हैं। और यही हमारी जो और इम्प्रूवमेंट्स किए गए थे वो थे। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेंटर आस्क्ड स्टेट टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस, व्हाट वी नो अबाउट निमोनिया आउटब्रेक इन चाइना। क्या बात हो रही है कि एक्चुअली चाइना जो है, पहली बात तो हम देख लेते हैं यहाँ पे है किस पेपर में। पेपर 3 में आपका हेल्थ का पोर्शन होता है मेंस के अंदर, और वहीं पे ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंडिया की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसे इंडिया को यहाँ पे काम करना चाहिए अलग अलग बीमारी के लिए, आज तक इंडिया ने क्या क्या काम किया, तो ऐसा कुछ सवाल ऑफकोर्स आ सकता है। तो उन्हीं में से हम एग्जाम्पलरी यहाँ पे देखते हैं कि चाइना के अंदर अभी यहाँ पे निमोनिया का आउटब्रेक हो चुका है। ठीक है, निमोनिया क्या डिजीज होती है? लंग्स को इम्पैक्ट करती है। बेसिकली वैसे भी छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि उनके नोज और थ्रोट के अंदर निमोनिया ऑलरेडी रहता है, लेकिन जब उसको स्वॉलो कर लिया जाता है, जब उसको निगल लिया जाता है और वो लंग्स तक पहुँच जाता है, तब ये आपकी लंग्स को ख़राब करता है, स्वॉलो कर देता है और आपको रेस्पिरेटरी सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और ये आता है आपका जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके थ्रू। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ देखा गया कि चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया है। कैसे होता है? एयर टू बोर्न हो सकता है कि एयर से एयर ये इन्फेक्शन चला जाए। उसके अलावा ये पानी से जा सकता है, आपका ब्लड से जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब बेसिकली एक तरीके से जैसे कोविड SARS-9 का भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड की वजह से भी वहाँ पे कुछ निमोनिया देखने को मिला है। तो इन सभी चीज़ों से, इन सभी कारणों से यहाँ पे देखा गया है कि कैसे जो इतनी ज़्यादा वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर बच्चों में लेके अडल्ट्स में लेके निमोनिया की शिकायतें बढ़ रही हैं। बहुत ज़्यादा एक बड़े लेवल पे शिकायतें देखने को मिली हैं। और कैसे पता चला है कि सब हो रहा है? क्योंकि WHO ने जो चाइना की प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग एमर्जिंग डिसीज़ है, प्रोमेड बोलेंगे उसको, प्रोमेड, इसको याद रखिएगा, WHO की तरफ से। ये क्या है? प्रोग्राम, प्रो से प्रोग्राम, फॉर आपकी मॉनिटरिंग, M से होगा मॉनिटरिंग, E से होगा एमर्जिंग एंड D से होगा डिजीज़। तो प्रोमेड जो है उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उसका डायग्नोसिस किया गया था चिल्ड्रंस के ऊपर निमोनिया के लेके। तो उनकी उन्होंने स्पॉटलाइट मांगी कि हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए उस रिपोर्ट की, जितनी भी ये रिपोर्ट आई है। तो ये जो प्रोमेड रिपोर्ट थी उसकी इन्फॉर्मेशन मांगी और उसी के बाद से चाइना के अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बोला है कि बेसिकली जो आप हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर चेक करिए कि उनके अंदर अगर
इंडिया के अंदर बाई चांस ऐसा होता है, ये वापस आती है, तो हमारे पास वैक्सीन वगैरह की पूरा का पूरा होना चाहिए, प्लस जो उसकी दवाइयाँ हैं। बेसिकली यहाँ पे एक एंटीबॉडी दिया जाता है जिसका नाम ही है एंटीबॉटिक एजिथ्रोमाइसिन। ये बीमारी से यहाँ पे बोला जाता है कि ठीक है, ठीक हो जाएगा, लेकिन 7-8 दिन तक आपको, ऑलमोस्ट 1 वीक तक आप बहुत ज़्यादा बीमार रहोगे, और यही यहाँ पे इसके सिम्टम्स होते हैं। तो कह रहे हैं कि एकदम से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो कैसे गया है, क्यों हो गया है, तो कह रहे हैं बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और जब कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया तो उसी के बाद ये देखा गया था कि बेसिकली जो इम्यूनिटी है लोगों की वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, वो इसको संभाल नहीं पाती है, और इसी वजह से ये हो रहा है। खैर, जो भी यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहती हूँ, वैसे तो आप अगर निमोनिया की वैक्सीन लेंगे इंडिया के अंदर वो काफ़ी अभी महंगी आपको मिलेगी 1000-1500 से, लेकिन अगर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी भी ख़राब हो जाती है तो आप लोगों को वैक्सीन ले लेना चाहिए। वैक्सीन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट टॉपिक की वैक्सीन में होता क्या है, 4-5 तरीके की जर्नली वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है, डेड होती हैं, या फिर उसका पार्शली कुछ होती हैं कि उनके सिर्फ पार्ट को आपको, वेपन को आपके अंदर भेजा जाता है शरीर के अंदर। लेकिन वैक्सीन का अगर सिंपल टर्म्स के अंदर हम समझे, बिना बायोलॉजी, बिना साइंस एंड टेक में जाए हुए, तो हम समझ पाएंगे कि वैक्सीन का काम होता है आपकी खुद की जो बॉडी है उसको जस्ट ये दिलवा देना कि ये हमारा कोई फॉरेन टेरिटरी जो कि कमज़ोर होता है, बहुत कमज़ोर यहाँ पे भेजा जाता है। निमोनिया का जो रियल है बैक्टीरिया या वायरस आप लगा लीजिए, तो उससे बहुत कमज़ोर भेजा जाता है जिसको इम्यूनिटी मार सकती है, लेकिन उसकी पहचान हो जाती है और इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। तो ये आपकी जो वैक्सीन है, निमोनिया में ये 2-3 तरीके होते हैं, जैसे PCV3 आपकी यहाँ पे होगी, दूसरी आपकी होगी कंजक्टेड वाली। तो ये जो होंगी ये थोड़ा कम काम करेंगी, इम्यूनिटी इतनी नहीं निकालेगी, या आपकी लाइफ लॉन्ग की इम्यूनिटी भी बना सकती है। तो प्लीज़ जो भी ये देख रहा है, खासकर हम सब स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लास्ट चलते हैं इकोनॉमी के पार्ट की तरफ, और इकोनॉमी में हमें पता चलता है कि ओवर 93,240 जो करोड़ रुपए हैं उनका स्ट्रेस किया गया है। आरबीआई ने बताया कि अनसिक्योर्ड लोन्स दिए गए हैं बैंक के द्वारा। पहले जब ये अनसिक्योर्ड लोन्स की बात होती है, सबसे पहले अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है, जीएस पेपर 3 में आपके इंपॉर्टेंट है, और नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमी का सबसे बड़ा पोर्शन है जीएस पेपर 3। तो अनसिक्योर्ड लोन वो लोन्स होते हैं जिसमें आपका बेसिकली कोई भी कोलेट्रल नहीं रखा जाता है। कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल को अगर सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो कोलेट्रल होता है गिरवी। किसी भी चीज़ को जब इंसान गिरवी रख देता है, फॉर एग्जांपल होम लोन लिया और उसने कोई लैंड था उसका, उसी को गिरवी रखता है कि बाई चांस मैं ये लोन ना वापस दे सकूं तो आप मेरे इसको बेचने का अधिकार है, इसके मेरे से लेने का अधिकार है, सब कुछ आपके पास, ठीक है, ऐसे होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत सारे दिए जा रहे हैं। आरबीआई पहले तो ये बात निकल के आ रही थी, लगातार 10-15 दिन से ये कंसर्न आरबीआई दे रहा है बैंक्स को कि ये बहुत गलत है, लेकिन जो बैंक्स थे वो कह रहे थे कि नहीं, ये तो एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो कि डिजिटली यहाँ पे लोन्स देती है, हम लोग तो बिल्कुल सही है, हम इतना नहीं दे रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और कहते हैं। रिपोर्ट्स भी आती है कि कैसे 93,240 करोड़ जो रुपए हैं वो आपके दिए जा चुके हैं बैंक्स के द्वारा ही, ठीक है। और इसीलिए आरबीआई का ये कंसर्न, इसलिए आरबीआई बार बार बोल रहा है कि अब आप लोग कोई भी अनसिक्योर्ड लोन यहाँ पे मत प्रोवाइड करवाइए, इंटरेस्ट के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आरबीआई ऑल्सो बताता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के बारे में। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये एक आपका प्री का सवाल यहाँ पे बन सकता है, तो अच्छे से समझिए क्या होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये आपके बैंक्स द्वारा बनाए जाते हैं, और बैंक्स द्वारा बनाए जाते हैं किन के लिए, क्योंकि ये बेसिकली वही अकाउंट्स है, जैसे मान लीजिए अनसिक्योर्ड कोई लोन हो गया, कोई भी लोन हो गया, ये 4 कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहली जो कैटेगरी बटी हुई है वो है आपकी SMA। तो SMA से आप समझ गए स्पेशल मेंशन अकाउंट हो गया, तो SMA 0। दूसरी आपकी कैटेगरी होगी SMA 1, ठीक है, SMA 1। थर्ड कैटेगरी होगी SMA 2, एंड फोर्थ आपकी कैटेगरी जो होगी वो होगी SMA 4, जो कि मतलब 4 ना बनाने के बाद डायरेक्टली NPA ही जिसको माना जाता है। तो SMA 0 जो होता है उसमें आपने कोई लोन लिया और उसका डिले आपने 30 दिनों, अभी 30 दिन नहीं हुए उसको डिले हुए कि कोई चीज़ आपको भरनी थी, ठीक है, 30 दिन का समय से पहले आपको भरनी थी। मान लीजिए आज नवंबर 27 चल रहा है और आपको जो अपनी लास्ट लोन की कोई किस्त थी या लोन का अमाउंट था, ड्यू था, प्रिंसिपल था, कुछ भरना था, वो भरना था आपको 31 अक्टूबर को, ठीक है। लेकिन आप लोग उसको नहीं भर पाए, लेकिन अभी
30 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो आप SM0 की कैटेगरी में हो कि ठीक है नहीं आ जाएगा कोई बात नहीं। SM1 होता है जब आप 31 दिन से 60 दिन के बीच का पीरियड हो जाता है कि अब तो दिसंबर भी आ चुका है, ये लोग फिर भी ओवर ड्यू कर रहे हैं, अभी तक नहीं भर पाए हैं। इनकी डेट जो थी वो लास्ट डे ऑफ अक्टूबर था, लेकिन दिसंबर ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। SM2 जो होता है वो होता है आपका 61 डेज से 90 डेज़ की। अब तो जनवरी की भी लास्ट डेट आ चुकी है, ठीक है, ऑलमोस्ट जनवरी से भी बात जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तक ये नहीं आया है। और जो फोर्थ होगा वो होगा आपका NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अब वो ख़त्म हो गया, वो वापस ही नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये होती है कैटेगरी स्पेशल मेंशन अकाउंट्स की, और इन्हीं के अंदर यहाँ पे देखा गया है कि काफ़ी सर्ग आया हुआ है, 7% से ज़्यादा यहाँ पे रेंज जा रही है कि जितने भी आपके ये लोन्स लिए गए हैं वो 7% ऑफ देम आर इन दिस स्पेशल अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के अंदर वो लोग पहुँच चुके हैं। तो इसीलिए RBI यहाँ पे कंसर्न दिखा रहा है, और यही हमारे लिए समझने की यहाँ पे बातें थी कि बेसिकली जो टेक्नोलॉजी का, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कंक्लूजन बता दूँ कि कैसे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है वैसे ही फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ रहा है, ठीक है। जो गरीब से गरीब लोग हैं वो फाइनेंस बैंकिंग के अंदर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, उनको भी लोन्स दिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, देने चाहिए। लेकिन इसी के साथ डेंजर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं RBI बार बार बता रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकल जो ऐप्स हैं वो लोगों को परेशान किए जा रहे हैं, उनसे पहले लोन दे देते हैं, फिर ऐसे ही अनरेगुलेटेड है, उनको RBI ने अपनी तरफ से रेगुलेट नहीं किया हुआ है, लोगों को इस बात का पता नहीं है, और इसी तरीके के NPFCs जो है वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो रही हैं। सो ग्रोथ जो है वो भी बढ़ रही है, पर्सनल लोन्स वगैरह की यहाँ पे ग्रोथ बढ़ रही है, आप देखेंगे कि लोग पर्सनल लोन ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग मार्केट की जो कार वगैरह हैं, इन सभी की, होम लोन्स जो है, इन सभी की जो ग्रोथ है वो भी इस वजह से बढ़ रही है। खैर ध्यान रखा जाना चाहिए। और यहीं पे अब हमारा आज का न्यूज़पेपर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल यट, एंड सही है, पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।